नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। इस लेशन में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का शीर्षक है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी पे जो बदलाव हो रहा है उससे संबंधित यह चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसमें जो सर्वप्रथम जो बताया गया है, स्थलमंडलीय प्लेट का जिक्र किया गया है कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट जो होता है वो भूपटि में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर और समान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी होती हैं। यानी स्थलमंडलीय प्लेट क्या होता है, ये भूपटि पर ही फैली होती हैं। ये बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कठोर होंगी, असमान आकार की होती हैं और ये महाद्वीप और महासागर की सतहें इस पर टिकी होती हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पिक्चर दिख रहा है ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो गोल आकार की है और इसमें कई प्लेट हैं। ये प्लेट जो है अलग अलग भागों में है और ये गतिमान है। तो ये प्लेट जो है ये गतिमान क्यों है? जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो डिफरेंट अलग अलग जो प्लेट हैं ये अलग अलग दिशाओं में गतिमान है। तो हम जानेंगे कि प्लेट की गति का क्या कारण। भी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है वो कई परतों से बनी हुई है। जो इसके मध्यवर्ती जो परत होता है वो तरल या चिपचिपी अवस्था में होता है। जो बाहरी मेंटल होता है वो तरल या चिपचिपी अवस्था में होता है, जिसे दुर्बलता मेंटल कहते हैं। यह मैग्मा का स्रोत होता है और जो पृथ्वी का जो बाह्य क्रोड होता है वो भी तरल अवस्था में रहता है। जो है यहीं से इस जो तरल पदार्थ से ही जो मैग्मा जो है ऊपर की ओर आता है। यहाँ पे कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये जब ये मैग्मा जो है जब ऊपर की ओर आता है, रेडियो यहाँ ऊर्जा का रिलीज होता है। जब यहाँ ऊर्जा रिलीज होती है जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में, गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में, और जब ऊपर की ओर आती है तो ये जो पृष्ठ है इसको ये क्या करता है, पिघलाता है और ये कमजोर हो जाता है। जिसके और यहाँ पे मैग्मा जो है चक्रीय प्रवाह हो रहा है। देख रहे हैं मैग्मा ऊपर उठ रही है और दोनों दिशाओं में ये जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। और ये क्रस्ट को धीरे धीरे क्या करता है, कमजोर करता है और जिसके कारण इसका ये कई दिशाओं में इसका विस्थापन होता है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो इसे यही समझाया गया है कि यह जो है पृथ्वी का ऊपरी परत है, क्रस्ट के रूप में है। और पृथ्वी का जो ये आंतरिक जो मध्यवर्ती परत है, जो मेंटल है, ये जो है चिपचिपा है, यानी दुर्बलता मेंटल का भाग है। और यहाँ से मैग्मा जब निकलती है तो ये मैग्मा जो है चक्रीय रूप में इसका प्रवाह हो रहा है और यह मैग्मा जो है क्रस्ट से टकराती है और धीरे धीरे इसको कमजोर करती है। क्रस्ट टूटता है और इनका दो दिशाओं में स्थानांतरण होता है। ये कहीं पे स्थानांतरण होता है, कहीं पे दो प्लेटें आकर मिलती हैं, जिसके कारण प्लेटों में गतियां उत्पन्न होती है। और यह गति तीन तरीके से होती है: अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इस सीमा को अपसरण सीमा कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आता है तो इस सीमा को अभिसरण सीमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेटों में गति का क्या कारण है। जैसे ये प्लेट है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, क्रस्ट के रूप में है। और ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जहाँ से मैग्मा का ये स्रोत है, ये यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट या ऊर्जा रिलीज हो रही है और जलवाष्प गैस के रूप में, और धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और ये दोनों दिशाओं में जा रहा है। यानी ये इनका मैग्मा का, आप देख रहे हैं कि मैग्मा का जो है चक्रीय प्रवाह हो रहा है। ये हॉट प्लूम के रूप में होता है। यही जब इसके स्थल मंडल से टकराता है धीरे धीरे यहाँ के क्रस्ट को ये कमजोर करता है और ये बाहर क्यों निकलता है, जिससे प्लेटों में स्थानांतरण होता है। ये भूपटि जो है, क्योंकि भूपटि जो है अनेक छोटी बड़ी और समान आकार की प्लेटों में विभक्त है जिनपे महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। और यह प्लेट जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है। जैसे आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यानी एक अमेरिकन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। इस तरह कई प्लेटों में विभाजित है। यह प्लेट हमेशा गति करती है, यानी उनका संचरण होता है। ये प्लेटें स्थिर नहीं है, बल्कि मैग्मा के चक्रीय प्रभाव के कारण प्लेटों में स्थानांतरण होता है। इस गति का क्या कारण है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली गति। जो वेगनर जो थे, भूगोलवेत्ता जो वेगनर थे, वो पहले उन्होंने बताया था कि महाद्वीप और महासागर
ये दोनों गतिमान है, लेकिन गति का क्या कारण है इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। लेकिन बाद के रिसर्च में यानी प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने या उससे पहले भी ऑथर सोम्स वगैरह ने ये सत्यापित किया कि प्लेट में गति का कारण मैग्मा का चक्रीय प्रवाह है। और गति कई प्रकार से होते हैं। गति का कारण मैग्मा का चक्रीय प्रवाह है। और गति कितने प्रकार के होते हैं? अभिसारी गति, अपसारी गति, संरक्षी गति। यानी प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी के सतह में परिवर्तन होता है। दो तरह की गतियां होती हैं। एक यानी एंडोजेनिक, आंतरिक भाग में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं अंतर्जनन गति में। ये आंतरिक भाग में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं। ये अभी दो प्रकार की होती है। एक आकस्मिक बल होता है, यानी ये धीरे, ये अकस्मात यानी एकाएक उत्पन्न होने वाली गति है। पटल विरूपण गति धीरे धीरे कार्य करती है और पृथ्वी के रूप में परिवर्तन करती है। ये निरंतर रूप से कार्य करती है और ये पर्वत निर्माणकारी बल इसके उदाहरण है। इसकी व्याख्या आप क्लास 11 में विस्तृत रूप से करेंगे। और अब चलते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो होता है ये अकस्मात उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण हुआ भूकंप, दूसरा उदाहरण हुआ ज्वालामुखी और भूस्खलन। अब चलिए देखते हैं भूकंप। अब हम देख रहे हैं कि प्लेटों में गति होती है। प्लेट क्या है? स्थलमंडल का एक टुकड़ा है जिसमें गति होती है। मैग्मा मैग्मा का जो चक्रीय प्रवाह है उसके कारण इनमें गति होती है। गति के कई प्रकार हैं। जैसे जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो आंतरिक भाग का जो मैग्मा है वो बाहर प्रकट होता है। इस कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। यानी ज्वालामुखी के साथ मैग्मा का ज्वालामुखी विस्फोट भी यहाँ घटनाएं हो रही है, साथ में भूकंप की घटनाएं भी हो रही है। जब दो तरह का प्लेट, एक माने कि कंटिनेंटल प्लेट है और दूसरा ओशियन प्लेट है। क्योंकि ओशियन प्लेट जो होता है वो भारी प्लेट होता है तो वो सबडक्ट करता है और इसके कारण इन दोनों के घर्षण के कारण ही भी यहाँ भूकंप जनित क्रियाएं घटित होती हैं। एक तीसरा प्लेट होता है जहाँ पे दो प्लेट यानी दोनों प्लेट जो महाद्वीपीय प्लेट है उन दोनों के बीच जब टकराहट होती है, जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं और इसके यहाँ से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरा समानांतर प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाते हैं तो यहाँ भी रगड़ खाने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी हम भूकंप किन किन क्रियाओं में होता है? एक अपसारी सीमा के सहारे भी भूकंप की क्रिया होती है, अभिसारी सीमा के भी सहारे होती है। अभिसारी सीमा में वो ओशियन और कंटिनेंट तरह का प्लेट होता है। कंटिनेंट तरह का प्लेट है तब भी उसमें भूकंप की क्रियाएं होती हैं। और संरक्षित सीमा के सहारे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। आप समय समय पे आए भूकंप का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके इस बुक में 2001 के गुजरात भुज के भूकंप का उल्लेख किया गया है। नेपाल में आए भूकंप का उल्लेख किया गया है जिससे अपार जन हानि होती है। एक भूवैज्ञानिक घटना है जो धराती हलचल जैसे पत्थर खिसकना, गिरना, भूकंप के कारण या गुरुत्वाकर्षण, इन सब के कारण घटित होने वाली घटनाएं हैं। प्राय यह पहाड़ी क्षेत्रों पे पहला कारण है कि ये देखिए ये जो पिक्चर है ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है और नीचे जो है जो अपर मेंटल है यानी दुर्बलता मेंटल से है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये सब जो बाहर निकल के और आ रहे हैं तो ये मैग्मा के रूप में ऊपर उठ रहे हैं। और यही मैग्मा जो है, मैग्मा का यहाँ चक्रीय प्रवाह देखा जा रहा है। और यही मैग्मा जब क्रस्ट से टकराता है तो धीरे धीरे से कमजोर करता है और यहाँ पे क्रस्ट टूट जाता है और दो भागों में ये बढ़ जाते हैं। प्लेट का स्थानांतरण दो अलग अलग भागों में होता है। तो यहीं पर जो मैग्मा बाहर निकलता है तो कटक का निर्माण करता है। यहाँ नवीन स्थलाकृति का भी निर्माण होता है। यानी जब यहाँ पे प्लेट विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तो एक जो कारण है ये अभिसरण सीमा के सहारे इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। दूसरा अपसरण सीमा के सहारे इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। अब हम अभिसारी सीमा के सहारे देखते हैं। अभिसारी सीमा में जब कंटिनेंटल प्लेट ओशियन प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ओशियन प्लेट चूंकि भारी प्लेट है तो वहां पे सबडक्ट कर देता है यानी यहाँ मर्ज कर जाता है। और इन दोनों के प्लेट जब अभिसरण सीमा के सहारे जब कंटिनेंटल प्लेट ओशियन प्लेट का अभिसरण होता है प्लेट तो चूंकि ओशियन प्लेट जो होता है ये भारी प्लेट होता है तो इनका सबडक्शन होता है। और यही प्लेट जब दुर्बलता मंडल में जाते हैं तो ये प्लेट यहाँ पे पिघल जाते हैं, मैग्मा के संपर्क में आने से पिघल जाते हैं और यही विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा बाहर की ओर आते हैं। यहाँ भी ज्वालामुखी शिखर का निर्माण होता है।
तीसरा जो स्रोत है जिससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है वो है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जो होता है ये मैग्मा का स्रोत होता है। और ये पाइप जैसे कुआं वगैरह को हम इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो दुर्बलता मंडल वाला क्षेत्र होता है इसमें ये पाइप के सहारे ये लगा होता है और लगातार संरचना होती है, ये पाइप नुमा संरचना होती है जहां से लगातार मैग्मा का उत्सर्जन होता है। ये चाहे इनका स्रोत दुर्बलता मंडल भी हो सकता है, क्रोड भी हो सकता है। इसका उदाहरण आप क्या देख सकते हैं, ये जो कंटिनेंटल प्लेट ओशियन प्लेट जो है जहां अभिसरण हो रहा है जिसके सहारे ज्वालामुखी क्रिया भूकंप की क्रियाएं घटित हो रही हैं, उसका उदाहरण है प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। और हॉट स्पॉट का जो उदाहरण है वो है हवाई द्वीप और रियूनियन द्वीप। इनके सहारे भी ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं वर्तमान में। यानी ज्वालामुखी जो है अभी 3 कारकों के कारण हो रहा है, अपसरण सीमा, अभिसरण सीमा और तीसरा है हॉट स्पॉट। चलिए, तो अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम बहिर्जनित बल। वह बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। आंतरिक जल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, बहिर्जनित बल जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, यह अपर्दन और निक्षेपण के रूप में उत्पन्न होता है। सबसे पहले जो भी मलबा वगैरह होता है उसका अपक्षय होता है, यानी उसकी टूट फूट की क्रिया होती है। फिर अपरदन के कारकों के द्वारा उनका परिवहन होता है और एक जगह जाकर उनका निक्षेपण होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपरदन के जो दूत होते हैं वो इनमें भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया में संपन्न करते हैं। जैसे नदी यानी बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये अपरदन के दूत होते हैं और यही अपरदन परिवहन का कार्य करते हैं, परिवहन निक्षेपण का कार्य करते हैं। छिद्र होता है, इसे एक छिद्र के रूप में आप मान सकते हैं कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक पृथ्वी पर निकलता है लावा के रूप में। जैसे आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि पिक्चर में ये हमारा भूपर्पटी है और ये है जो हमारा मेंटल है, बाहरी मेंटल, और यह दुर्बलता मंडल भी इसको कह सकते हैं क्योंकि मैग्मा का ये स्रोत है। और यहीं से ये मैग्मा आप देख रहे हैं पाइप नुमा स्थलाकृति कई भागों में ये लगा हुआ है और यहीं पर ये पाइप नुमा, और यही एक ऐसा छिद्र है जहां से मैग्मा का बाहर निकल रही है लावा के रूप में। ये गैस और राख भी साथ साथ निकलता है, क्रेटर निकलता है। सॉरी, इस छिद्र को, ये जो छिद्र होता है इसे क्रेटर कहते हैं। इस छिद्र को क्रेटर कहते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है ये छिद्र तो उसको कोल्डेरा कहते हैं। और यह जो है निकास है जहां से मैग्मा ऊपर की ओर आ रही है, और जब मैग्मा बाहर की ओर आती है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक, तो यही बताया गया है कि जब वो अचानक बाहर निकलता है तो मैग्मा होता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब प्लेट में गति उत्पन्न होती है तो पृथ्वी की सतह पे जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। और यह जो भूकंप होता है यह जो इसमें कई तरह की तरंगे भाग लेती हैं। जैसे पी तरंग, सबसे पहले यहाँ पी तरंग पहुंचता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी यह सीधी रेखा में गमन करती है। एस तरंग अनुप्रस्थ है, ये जिगजैग मोशन में काम करती है। एल तरंग जो होता है इसके बाहरी पृष्ठ पे कार्य करता है, यानी इसलिए इसे पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। यानी और इसमें भूकंप में एक उद्गम केंद्र होता है, एक अधिकेंद्र होता है। उद्गम केंद्र होता है भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है और उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के उसके जहाँ को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी जहाँ पहली बार भूकंप महसूस किया जाता है, यानी वो निकटतम बिंदु होता है जहाँ उस सतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र का निकटतम स्थान को हम अधिपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र जो होता है वो उद्गम केंद्र का वह निकटतम स्थान है जहाँ पे भू सतह पर कंपन होता है, वो अधिकेंद्र कहलाता है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती है, यानी उद्गम केंद्र से जब अधिकेंद्र की दूरी बढ़ती है तो उनकी तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती है। यानी जहां सबसे निकट दूरी होगी वहां पे इसकी तीव्रता अधिक होती है और वहां ज्यादा विनाश होता है। और जो भूकंपीय तरंग जो चलते हैं ये तरंग के रूप में चलते हैं और ये इसे PSL तरंग के रूप में जाना जाता है। यानी उद्गम केंद्र ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, अधिकेंद्र जो होता है ये भू सतह पे यानी पृथ्वी के बाहरी परत पे स्थित होता है और इन दोनों के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस तय करता है।
अभी भूकंप की उत्पत्ति को आप समझ गए हैं कि ये किन अपसारी सीमा के सहारे, अभिसारी और संरक्षित सीमा के सहारे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। चूंकि इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम इसके तैयारी के माध्यम से, जैसे भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र हो गया या बहुत तरह आज के डेट में जितने उपग्रह वगैरह के माध्यम से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं जन जागरूकता के माध्यम से। स्थानीय लोग भी इसका अनुमान लगा देते हैं। जानवरों के व्यवहार से भी इसका अध्ययन किया जाता है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना देखकर सांपों का धरातल पर आना, ये सब दिखाता है कि भूकंप की संभावना को दर्शाता है। इसका एक केस स्टडी है भुज का भूकंप, जो 26 जनवरी 2000 को भुज शहर में आया था। भुज शहर में आया था, जो गुजरात में है, जो 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप है। इससे बहुत चीज प्रभावित हुआ, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। फिर आप इस पे केस स्टडी के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। भूकंप का मापन के लिए एक यंत्र है जो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। यानी भूकंप का मापन जिस यंत्र के माध्यम से किया जाता है उसको भूकंप लेखनी कहते हैं, और इसकी तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 या उससे अधिक होती है तो वस्तुओं की गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जितना 6 में अधिक हो, बहुत शक्तिशाली, 7 पॉइंट में अधिक हो तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो तीव्रता के आधार पे वो विनाशकारी और गैर विनाशकारी समझा जाता है। उसमें गतियां जो होती हैं, दो कारक है उसमें, एक बहिर्जनिक है, एक अंतर अपर्दन लगात नामक दो प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो इसमें देखिए, सतह अपक्षय का मतलब होता है सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया कहते हैं। भूदृश्य पर जो अपर्दन के कारक हैं, जैसे जल है, पवन है, हिम जैसे घटकोदक्षय को अपर्दन कहते हैं। अक्षय अपर्दन निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अस्लाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी तीनों कारक आपस में मिलकर अस्लाकृति का निर्माण करते हैं। निक्षेपण का मतलब वायु, जल आदि अपर्दित एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करता है। अपर्दन के कारक में कई कारक हैं, जैसे नदी। नदी जल जो है दृश्य भूमि का अपर्दन करता है। अंतर्जनित बल क्या करता है कि वो पर्वत का निर्माण करता है। बहिर्जनित बल जो होता है उस पर्वत को काटने का कार्य करते करते उसे अंततः संप्रदाय मैदान में तब्दील कर देते हैं। ये दोनों जो है साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इसमें निर्मित अस्लाकृति नदी द्वारा जो अपर्दन होता है उससे किन किन अस्लाकृति का निर्माण होता है। जलप्रपात, जलप्रपात का एग्जाम्पल देखते हैं नियाग्रा जलप्रपात का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो होता है ना, सिरनुमा अस्लाकृति टाइप होता है। इसकी आकृति जो होती है सिरनुमा होती है। ये जो यहाँ पे स्लोप जो होता है, ये कई स्लोप बनाते हैं। कोई कठोर चट्टान होता है, कहीं पे मुलायम चट्टान होता है। मुलायम चट्टान को ये नदी काट देती है, कठोर चट्टान एक खड़ी ढाल के रूप में ढालनुमा आकृति में खड़े होते हैं। इसी से यहीं से जलप्रपात होता है, यानी खड़ी ढाल वाली घाटी को हम जलप्रपात कहते हैं। और यही जब ये मैदानी क्षेत्र में होती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। कठोर सेल होता है, जल की शक्ति काटे, और जो ये समानांतर हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, तो कई रूप में होता है। लेकिन ज्यादातर जलप्रपात जो होते हैं समानांतर, इससे क्षैतिज दिशा वाले ही होते हैं। मुलायम को काट देती है लेकिन कठोर सेल बने रहते हैं। और नदी क्या होती है, एक खड़ी ढाल वाली घाटी से नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। अब जब यही नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो अपने साथ ये बहुत सारे अवसाद को लेकर आती है, और इसकी जो संरचना हो जाती है वो जिगजैग, ये आप देख रहे हैं इस तरह हो जाती है। यही विसर्प है। ये विसर्प, इसे सांप नुमा आकृति भी आप कर सकते हैं। ये विसर्प का रूप होता है। तो मैदानी क्षेत्र में इसकी अस्लाकृति हो जाती है विसर्प के नुमा, यानी मूर्ण नुमा हो जाती है। और यहीं पर जब ये नदी ऐसे चलती है तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे उत्तल ढाल अवतल ढाल, ये बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे यही नदी जो है धीरे धीरे अपनी एक जो मोड़ है उसको अपने धारा से अलग कर देती है। तो और इससे और वो एक अन्य धारा में ये मिल जाती है। इसे चाप झील का निर्माण, इसे गोखुर झील भी कहते हैं। ये चूंकि गाय के खुर के समान इसकी आकृति होती है इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। ये अपर्दन और निक्षेपण दोनों का परिणाम होता है। यही नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है और अपने
तटवर्ती एरिया पे उन अवसाद का जमाव करती हैं और बाढ़ के मैदान का निर्माण करते हैं। जैसे गंगा यमुना का बाढ़ का मैदान आप देख रहे हैं, गंगा का बाढ़ का मैदान और ब्रह्मपुत्रा बाढ़ का मैदान, मिसिसिपी बाढ़ का मैदान, ये सब इसी के उदाहरण है, ये निक्षेपण के उदाहरण है। और जब यही नदी अपने अवसाद को लेकर और नीचे की ओर आती हैं, यानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो कई भागों में बढ़ जाती हैं। अवसाद के जमाव के कारण कई भागों में, तो इन सब भाग जो अलग अलग धाराओं में नदी बहती हैं उन्हें वितरिका कहते हैं। यहाँ पे नदी का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब यही नदी एक डेल्टा के आकार का, त्रिभुज के आकार की संरचना का निर्माण करती हैं, मुहाने पे अपने त्रिभुज के आकार की संरचना का निर्माण करती है, तो इस डेल्टा यानी यहाँ पे अवसाद का संग्रह होता है। जैसे तरंग के द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या क्या है। ये तटीय स्थलाकृति है। सर्वप्रथम यहाँ पे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। इससे निर्मित तरंग द्वारा लगातार तटवर्ती क्षेत्र पर प्रहार किया जाता है, तो धीरे धीरे जो है तटवर्ती क्षेत्र जो होता है वो कमजोर होता है और गुफा नुमा स्थलाकृति का निर्माण करता है। इसे समुद्री गुफा कहते हैं। तटीय, और जब यह दोनों तरफ ये गुफा धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों तरफ आर पार देखा जा सके, तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। और यही तटीय मेहराब धीरे धीरे अपर्दन होते होते एक अलग स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाता है, तो इसे स्टैक कहते हैं। ये दीवार की भांति होता है और इस तरह कई स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे समुद्री भृगु, समुद्री कुलीन, यहाँ अवसाद के जमाव से, तो अपर्दन निक्षेपण इन सब के द्वारा, अक्षय अपर्दन और निक्षेपण इनके द्वारा क्या होता है, अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होता है। हिमानी के द्वारा भी निर्मित स्थलाकृति, हिमानी यानी बर्फ की नदियां, इससे निर्मित स्थलाकृति जो होती है भूदृश्य का, हिमानी लगातार भूदृश्य का अपर्दन करती है और अवसाद का जमाव करती है। इसमें गोलास, मृदा, पत्थर, ये सब इसके यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से हिमानी अपर्दन का कार्य करती है और ये गहरे गर्त का निर्माण करती है। यही गर्त में धीरे धीरे पानी जमा होता है और झील के रूप में तब्दील होता जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह झील जो है धीरे धीरे विस्फोटक रूप धारण करते जा रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में आए हिमानी झील के उदाहरण देखे जा सकते हैं। हिमानी झील से उत्पन्न संकट के उदाहरण देखे गए हैं। इसके अलावा हिमोड़ होता है, हिमनद हिमोड़ होता है। जब हिमानी अपने साथ अवसाद को लेकर जब निचले भाग में जमा करती है, तो इसे हिमनद हिमोड़ कहते हैं। से निर्मित स्थलाकृति जैसे छत्रक शैल होते हैं, बालू टिब्बा, लोएस का मैदान, बालूकन निक्षेपण का जमाव, उदाहरण चीन का विशाल लोएस का मैदान, ये इसके उदाहरण। और इस चैनल का लिंक जो है, इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में सभी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ ही चीज इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से आपको अपने नोट्स बनाने में भी मदद होगा। साथ में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो इसी के साथ कंपाइल करके आपको दिया जाएगा। आप कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।